आज का जो आर्टिकल है उसको वरुण गांधी जी ने लिखा है। और आप लोगों को पता होगा वरुण गांधी संजय गांधी के बेटे हैं, मतलब राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं। हालांकि इसका आर्टिकल से कोई और आपके एग्जाम से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। हिंदू में इनका आर्टिकल आया है और बीजेपी के हैं मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बीजेपी की तरफ से होते हैं ये और मेनका गांधी जो इनकी मम्मी है। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज ही किया है, मतलब जिसको कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को लिख सकते हो। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मुझे अच्छा लगा। इस आर्टिकल का हेडिंग है ब्रिंग द शाइन बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब। शाइन बैक एक फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज है। पार्वती जी से पूछ लीजिएगा आप लोग। शाइन बैक का मतलब होता है टू रिफ्लेक्ट लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जॉब्स पे ना लाइट रिफ्लेक्ट करने की बात कही जा रही है। मतलब कि गवर्नमेंट जॉब्स जो आप रिड्यूस करते जा रहे हो, और खास करके रिड्यूस क्या कर रहे हैं आप, उसको कन्वर्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में। ये एक अच्छा साइन नहीं है और इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं आ पाएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आर्टिकल में कुछ देर के बाद आपको बताता हूं। तो गवर्नमेंट जॉब्स में लाइट रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि हमको एक क्लोज एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ कमी रह गई है, व्हाट वेंट रॉन्ग, जिसकी वजह से इस तरीके का डिजास्टर क्रिएट हो रहा है आज के डेट में। डिजास्टर कैसे क्रिएट हो रहा है, इसका बहुत क्लासिकल और फ्राइटनिंग स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखा गया है वरुण गांधी जी के द्वारा। इन्होंने ये बोला है कि 2019 का एक डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, एनसीआरबी। इससे पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है। 2019 का डेटा ये कहता है कि हर घंटे एक इंडियन सिटीजन ने सुसाइड किया। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कह रहा है कि हर घंटे, आप इसको ऐसे राइटिंग में कहीं पे भी कोट कर सकते हो कि हर घंटे एक इंडियन ने सुसाइड किया 2019 में। और क्यों सुसाइड किया? बिकॉज ऑफ द जॉबलेसनेस, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द बैंकरप्सी। मतलब नौकरी नहीं लगने की वजह से, गरीबी की वजह से, या कोई बैंकरप्ट हो गया जिसको हिंदी में दिवालिया कहते हैं, दिवालिया हो जाना। तो इन सब चीजों की वजह से 2019 में हर घंटे एक भारतीय ने आत्महत्या किया। ये अपने आप में बड़ी कहानी कहता है, इस पे कभी सोचिएगा आप लोग जरूर। मामला यहीं पे नहीं रुका, कुछ और भी स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दिया है। 2018 से लेकर 2020 तक का डेटा इन्होंने बताया है कि 25,000 इंडियन ने सुसाइड किया। 25,000 इंडियंस पीपल कमिटेड सुसाइड बिटवीन 2018 टू 2020। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी भी नहीं कह रहा है और वरुण गांधी जी भी नहीं कह रहे हैं, ये खुद यूनियन गवर्नमेंट कह रही है राज्यसभा के अंदर फरवरी के महीने में, इसी साल 2022 में। मतलब कि 2018 से लेके 2020 के बीच में 25,000 भारतीय ने आत्महत्या किया। और ये बात यूनियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा में बोला है। जनवरी 2022 की बात करें तो रेलवे के एग्जाम में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी और इससे बहुत सारे लोगों ने, 1,000 लोगों ने एक साथ मिलकर रेलवे कोचेज में आग लगा दिया। ये भी बात उन्होंने कही है। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले आपको एक आर्टिकल बताया भी, अग्निपथ, इस पे भी बहुत ज्यादा हरियाणा में भी बवाल हुआ, बिहार यूपी में इंटरनेट तक डिसबैंड कर दिया गया था। अभी मामला थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। तो अब राइटर ये कहते हैं कि बात सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है। ये अभी जितनी चीजें बताई वो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैंकरप्सी की बात की है। अब जो बेचारा जॉब में है उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। 2-3 एग्जांपल सुनिएगा, याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। पहला एग्जांपल इन्होंने दिया है कि इस बार मई के महीने में, इसी साल मई के महीने में 2022 में हरियाणा ने 2,000 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को निकाल दिया। हरियाणा ने, हरियाणा सरकार ने। और आपको ये सुन के ताजुब नहीं होना चाहिए कि यही 2,000 वर्कर अपनी जान पे खेल के कोविड में आपको बचाए थे। अब चूंकि कोविड का वेव थोड़ा कम हो गया है, पेशेंट थोड़े कम निकल रहे हैं और इस वजह से इनकी अब जरूरत नहीं रही, तो जितने नर्सेस थे, जितने स्वीपर्स थे, जितने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, इन सबको निकाल दिया। 2,000 वर्कर्स को अभी रिसेंटली मई में 2022 में निकाल दिया। आप इमेजिन करिए कि वो कहाँ जाएंगे।
जब जान पे बनी थी तो आपने उसको यूज किया, और अभी यूज एंड थ्रो की बेस्ट पॉलिसी आप अपना रहे हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं हो सकता है, आप उनको दूसरे काम में इंगेज कर दो, क्यों नहीं जरूरत हो सकता। और कोविड कंप्लीटली तो मेरे हिसाब से अभी गया नहीं। ये पहला एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। दूसरा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि दिल्ली में एक राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है और एक लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है। इन दोनों को मिला के 1000 मेडिकल स्टाफ को, मतलब पैरामेडिकल स्टाफ को और नर्सेस को, लैब टेक्नीशियन को निकाल दिया गया। ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे थे, 2000 जो हरियाणा की बात कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल और क्लासिकल एग्जाम्पल है, आपके दिल के करीब है, जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं आधे से अधिक लोग वहीं के हैं। 8300 लोगों ने, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ थे वो, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ 8300 आसाम, इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। और आप समझिए उस प्रोटेस्ट में 12 से लेकर 14 साल तक वो जॉब करते आ रहे थे, मतलब 14 साल से जॉब कर रहे हैं, 12 ईयर से जॉब कर रहे हैं। और न तो उनका सैलरी रिवाइज किया गया है, न तो उनको अलाउंसेस दिया गया है, न तो उनको क्या बोलते हैं बोनस होता है वो दिया गया है। क्यों नहीं वो स्ट्राइक करेंगे, क्यों नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। 8300 असम में ऐसे, असम की कहानी मैं बता रहा हूँ कि पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जो हैं 8300 लोगों ने एक साथ प्रोटेस्ट किया, एक साथ स्ट्राइक किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी को 12 से लेकर 14 साल, मतलब 14 साल किसी किसी का हो गया था, किसी किसी का 12 साल हो गया था, सैलरी को न रिवाइज किया गया, न उनको बोनस दिया गया, न उनको अलाउंसेस दिया गया। यही कहानी इन्होंने छत्तीसगढ़ अप्रैल 2022 में बोला है कि वहां पे भी 200 वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। तो अब ये वरुण गांधी जी बताते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं और कुछ लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब इसका पहला रीजन इन्होंने बताया कि 60 लाख 60 लाख के आसपास वैकेंसी अभी भी खाली है भारत सरकार में, पूरे गवर्नमेंट के हर लेवल पे, सारे लेवल को आप मिला दीजिए तो 60 लाख वैकेंसी अभी खाली है, मतलब सीट वैकेंट्स हैं, सारे पोस्ट को मिला दीजिए जितना भी भारत सरकार नौकरियां निकालता है। और जिसमें इन्होंने डेटा भी लिख दिया, इन्होंने लिखा है 9.1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2 लाख पब्लिक सेक्टर बैंक में, 5.3 लाख स्टेट पुलिस सर्विस में और 8.3 लाख प्राइमरी स्कूल्स में। फिर से डेटा सुन लीजिएगा, 9.1 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2 लाख पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में, 5.3 लाख पुलिस में और 8.3 लाख प्राइमरी स्कूल्स में। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दावा किया है कि आने वाले 1.5 साल में, 1.5 ईयर्स में 10 लाख लोगों को रिक्रूट करेगी। राइटर बताते हैं कि बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक काफी कम है। आप देखिए ना, आप खुद ही इमेजिन करिए कि 60 लाख वैकेंसी है और आप वादा कर रहे हो कि 10 लाख हम 1.5 साल में मतलब रिक्रूटमेंट कर देंगे। 50 लाख कहाँ गया भाई अभी। मतलब ये पब्लिक को बनाने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख वैकेंसी निकल रही है, लेकिन 60 लाख का तो सीट वैकेंट है भाई। अब इन्होंने डेटा दिया है, 2014 का डेटा है, कह रहे थे ये बोल रहे हैं कि 2014 में 43% जो एम्प्लॉइज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में वो नॉन परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। और 43% मतलब आप जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसमें से 100 में से 43% एम्प्लॉइज जो हैं, 43% वो नॉन परमानेंट बेसिस पे काम कर रहे हैं। और इसमें से 69 मिलियन जो पीपल हैं, एम्प्लॉई हैं, वो फ्लैगशिप स्कीम में है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सब जो है फ्लैगशिप स्कीम में। और बहुत ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो अपने मिनिमम वेजेस से भी नीचे पे काम कर रहे हैं। कितनी दयनीय स्थिति है, आप समझिए। इसके साथ साथ मतलब ये जो नॉन परमानेंट होते हैं उनको ना तो कोई सोशल बेनिफिट मिलता है, ना कोई सोशल सिक्योरिटी मिलता है, सैलरी भी कम मिलता है। उन लोगों को तो सैलरी भी अच्छा मिलता है, सोशल सिक्योरिटी नेट में वो रहते हैं। 2018 में ये संख्या और बढ़ गया, अभी 2014 का बात बताया, 2018 में 59% शेयर हो गया, मतलब 100 में से 59 लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब कर रहे हैं। और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में भी इन्होंने बोला है कि 19% से 37% पे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आ गए, मतलब कितना कितना इंक्रीज हो रहा है। स्टेट भी पीछे नहीं है। यूपी में इन्होंने बोला है, यूपी में एक नया नियम निकला है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को 5 साल तक जॉब कराई जाएगी और 5 साल के बाद उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, मेरिट टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ
यदि मान लीजिए ऐसा नियम था, हमारे स्टेट में तो है ऐसा नियम, आपके स्टेट में भी माइट भी होगा, कि यदि कोई एम्प्लॉई है गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना और उसकी डेथ हो जाती है जॉब करते हुए, तो उसके किसी फैमिली मेंबर को एक जॉब सुनिश्चित कराई जाती है, दे दी जाती है। इसमें भी इन्होंने बोला है कि उनको भी परफॉर्मेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे यदि मैं जॉब कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब, मेरी डेथ हो जाती है, मेरे रिलेशन में मेरा कोई रिलेटिव या कोई मेरी फैमिली में जॉब करना चाहे, तो उसको एक परफॉर्मेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें फेल हो गया तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा स्टेट ने किया है, यूपी ने किया है। अब राइटर ये बताते हैं कि देखो पब्लिक को ना, गवर्नमेंट को खास करके जॉब्स की वैकेंसी बहुत निकालनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पब्लिक को पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं खर्च करूंगा, खर्च करूंगा तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। पैसा दबा के जो रखता है ना, वहां पे इकोनॉमी ठीक नहीं होता है। पैसा आ रहा है उसको मार्केट में खर्च करिए, फिर मार्केट वो कहीं और खर्च करेगा, वो कहीं और खर्च करेगा, रोटेट होते रहना चाहिए, पैसा घूमते रहना चाहिए मार्केट, तो आपकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है यदि जॉब मतलब दिया जाएगा। अब राइटर बोलते हैं कि अदर सेक्टर में भी जॉब की बहुत मतलब जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे इन्होंने बोला है रिन्यूएबल पावर जनरेशन, इसमें खास करके सोलर पैनल मॉड्यूल्स लगाया जा सकता है, रूफटॉप सोलर पावर को जनरेट किया जा सकता है, इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की है कि हर साल 300 वैकेंसी है इसमें, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तो मैनेज करना बहुत जरूरी है। लैंडफिल्स, मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था कि ये प्लास्टिक की वजह से कितने लैंडफिल्स कूड़ों का अंबार लग जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत जरूरी है ठीक करना, और इसमें जॉब्स की बहुत जरूरत है, और इसमें जॉब जनरेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात कही है राइटर ने, कि वाटर को, जो वेस्ट वाटर है उसको मतलब फिर से मतलब अच्छा करना चाहिए, और यदि इससे क्या होगा, पानी की भी बचत होगी, और जाहिर सी बात है कि हमारी जॉब, इसमें जॉब भी सुनिश्चित कराई जा सकती है। पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, वेस्ट वाटर को फिर से फ्रेश किया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ रहा है, राइटर ने बताया, तो इसमें भी बहुत सारे जॉब्स की गुंजाइश है, और इससे जो जॉब्स जनरेट होगी उसको राइटर ने बोला है ग्रीन जॉब्स। अर्बन फार्मिंग में इन्होंने बोला है कि बहुत अपॉर्चुनिटी। अर्बन फार्मिंग मतलब आप लोग देखे होंगे गार्डनिंग की जाती है नर्सरी में, अर्बन फार्मिंग में देखते होंगे बहुत लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, फूल पत्ती लगाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा राइटर बताते हैं। लास्ट में 2 सजेशन दिया है उन्होंने, कि पहला कि पीएसयू से कंट्रोल पूरा हटाओ और पीएसयू को ऑटोनॉमी दे दो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बहुत गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, बहुत गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, इसीलिए ढंग से ग्रो नहीं करते। चाइना के पीएसयू बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि गवर्नमेंट का वहां पे इंटरफेरेंस बहुत कम है। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कम होना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। स्ट्रीमलाइन का मतलब कि सुव्यवस्थित करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कि जितनी सीट्स वैकेंट है उसको फिल कराओ आप। और खास करके इन्होंने बोला है डॉक्टर्स का, पुलिसमैन का, टीचर का, ये जरूरी है, ये तो ह्यूमन कैपिटल है, इनका बहुत बहुत जरूरी है, इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो यही 2 चीजों पे इन्होंने ध्यान देने की बात कही है कि पब्लिक सर्विसेज को जनरेट करना बहुत जरूरी है। पब्लिक सर्विसेज का मतलब सिर्फ आईएएस नहीं होता है, मतलब पब्लिक को जिस चीज की जरूरत हो उससे रिलेटेड सर्विस को जनरेट करना बहुत जरूरी है। तभी जाके हमारी इकोनॉमी भी ठीक हो पाएगी, और तभी जाके हम एक सिविलाइज सोसाइटी भी दे पाएंगे, और एक होमोजीनियस सोसाइटी की हम कल्पना कर सकते हैं। आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सर।